बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसला कुन मरहला आ चुका है। मुकाबला सख्त है और वक्त कम है। एक बहुत बड़ी विकेट जो है वो गिरने वाली है इमरान खान साहब के मुखालिफिन की, जाती उमरा की और इस जाली निज़ाम की। बहुत बड़ी विकेट, उसको बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं वो इत्तलाआत खुश आइंद हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत ही अच्छी और खुशगवार इत्तलाआत मिल रही हैं। इस वक्त गेम ऑन है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चेंबर में मौजूद, और वो अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते, इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने एक जजमेंट लिखनी है मखसूस नशिस्तों के बारे में, जो कि फुल कोर्ट ने दी है। और वो जजमेंट, शॉर्ट जजमेंट आ चुकी है और अब तफसीली फैसला जारी होना है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं और बाकी ऑनरेबल जजेस भी अपने अपने नोट्स लिख रहे हैं, और इजाफी नोट्स होंगे, एडिशनल नोट होंगे, और ये बड़ा ही जानदार तगड़ा फैसला आने वाला है। अब उसके पैरेलल कुछ धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उसके पैरेलल क्या हो रहा है इस वक्त, आपको पिछला व्लॉग जरा सुन लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल्स शेयर की हैं कि किस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। जरदारी साहब हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, और इसके साथ साथ हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, मोहसिन नकवी साहब हैं। ये सब के सब एक्टिव हो चुके हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ड्राइंग रूम्स खुल चुके हैं। ड्राइंग रूम्स में बड़े बड़े सलाह मशवरे हो रहे हैं। तो एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आईनी तरमीम। उसमें टारगेट कौन है? पहला टारगेट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, कि वो किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस ना बन सके। दूसरा टारगेट है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, कि उसके बाद वो चीफ जस्टिस ना बन सके। ये 2 हदफ फौरी तौर पर रखे हुए हैं। पहला हदफ है कि किसी भी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब को बना दिया जाए, इनको टेन्योर इनका बढ़ा दिया जाए और उसके लिए इनको आगे कंटिन्यू किया जाए। ये नामुमकिन है। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन, इसका कोई चांस नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब ने भी अपना सामान जो है वो समेटना शुरू कर दिया है। उनका भी बैग पैक हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उनकी भी पैकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है और उनको इसके अलावा भी नजर आ रहा है कि अब उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है। एंजॉय कर लिया, चीफ जस्टिस वो बन गए, और अब उनका चल चलाव है। उनका सिर्फ 2 महीने का वक्त रह चुका है सामान की पैकिंग, और उन्होंने बैरून मुल्क, हमारी इत्तलात के मुताबिक, वो मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करेंगे बैरून मुल्क। लिहाजा ये इत्तलात आ रही हैं, इसलिए उनकी एक्सटेंशन का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर उनकी एक्सटेंशन का चांस होता तो सिर्फ एक ही तरीके से था कि मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती और हुक्मरान इत्तेहाद, जाली हुक्मरान इत्तेहाद, जाली निज़ाम के तहत उनके नंबर्स पूरे कर लिए जाते। लिहाजा वो नंबर्स इस वक्त तक पूरे नहीं हैं हुकूमत के पास, हुकूमती इत्तेहादियों के पास वो नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर वो नंबर्स पूरे होते तो कल जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर ना जाते। कल जो जनरल आसिम मुनीर साहब के दस्ते रास्त हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो किसी भी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर ना जाते और उनसे रिक्वेस्ट ना करते। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत के पास 2/3 नंबर्स पूरे नहीं हैं। यहां तक कि अगर वो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी बुला लें तब भी उनके नंबर्स नहीं बनते। पहली बात तो ये है। अब ये सारी एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी है कि हम जो सीनियर मोस्ट, इस वक्त आइन कहता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है। सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। लिहाजा दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सीनियरिटी को डिस्टर्ब कर दें, कि पिक एंड चूज ले आए और उसमें पहले 3 जो है सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को लगा दिया जाए, और ये भी एक सोचा जा रहा है। लेकिन इसके लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ेगी।
आइन में तरमीम किए बगैर इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्या करेंगे और ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों की जा रही है ये सारी एक्सरसाइज दरअसल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और उन 8 ऑनरेबल जजेस को और उन 11 ऑनरेबल जजेस को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी, जस्टिस असदुल्लाह साहब को भी, जस्टिस आशिया मलिक को भी, कि ये काम आप ना करें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहा जा रहा है कि आप ये काम मत करें, तफसीली फैसले में कुशन रखें, कोई ना कोई हमें वे आउट दें, गवर्नमेंट को वे आउट दें, और इसलिए आप तफसीली फैसला इतना सख्त नहीं होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर रखें और उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी बचाया जाए और उनके बारे में कोई बात ना लिखी जाए। इलेक्शन जो हुए हैं फरवरी 2024 के, उन इंतखाबात के बारे में भी कोई उंगली ना उठाई जाए। इस तरह की फरमाइशें की जा रही हैं। पहले फरमाइशें की गई, पहले दरखास्तें की गई, फरमाइशें की गई और अब धमकियों पे उतर आए हैं और इसीलिए उनको कहा जा रहा है अगर आपने ये काम ना किया तो फिर हमारे पास और तरीके बहुत हैं। और वो और तरीके क्या हैं? वो और तरीके यही हैं जो मैंने आपको बताया है कि काजी फाइसा साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम आपकी उम्र बढ़ा देंगे, और दूसरी जानिब जस्टिस तीसरे, चौथे, 5वें नंबर वाले जज साहिबान को कहा जा रहा है हम आपको ले आएंगे। तो ये दोनों बातें जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोनों बातें बबांगे दुहल रिजेक्ट कर दी हैं, मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने वाजे कर दिया है कि वो फैसला इंडिपेंडेंटली लिखेंगे, आज़ादाना लिखेंगे और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला लिखा जाएगा और फैसला जारी किया जाएगा। ये है असलन मामला। दूसरी जानिब जो है वो 28 अगस्त का दिन रखा गया है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला किया गया है और 28 अगस्त को ये ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन में फिर ये काम किया जाएगा क्योंकि किसी एक ईवान में इनको मेजॉरिटी हासिल नहीं है, किसी भी सूरत में 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है, लिहाजा अब इस तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। ये तो था जी मामला, आपको जो इस वक्त प्लान तैयार किया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से इस हदफ को हासिल कर लें, लेकिन ये हदफ हासिल होने नहीं पा रहा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो नहीं हो रहा, अब होगा क्या? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी जानिब एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो मामला लटकने वाला है, बल्कि और लटक गया है। काजी साहब जो है वो बहुत बड़ी विकेट है जाती उमरा की और एस्टेब्लिशमेंट की भी। अब वो विकेट गिरने वाली है और अगर वो विकेट गिर जाती है, काजी साहब घर चले जाते हैं, तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जो है वो इस जाली निज़ाम की वो टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और जब वो टूटेगी तो फिर उसके बाद इनको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आज़ाद अदलिया की राह में सबसे बड़ी रुकावट GHQ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और जाती उमरा नहीं है, सबसे बड़ी रुकावट खुद काजी फाइज ईसा साहब है। तो लिहाजा इसकी तसल्ली रखिए जी कि ये कुछ होने वाला है और आईनी तरामीम की कोशिशें जो हैं वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब एक और मामला बहुत ही हुआ है। एक तो जलसा मनसूख हुआ, इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की गई, इमरान खान साहब ने किया, उसके बाद कुछ और साइंस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं और वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लापता अफराद हैं, जिनको उठाया गया था, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों के पास थे, वो एक एक करके रिहा हो रहे हैं और पिछले तकरीबन 8-10 घंटों में पिछले 8-9 जो हैं लापता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे लोग, वो रिहा होके घर पहुंच चुके हैं और उनमें मलिक रिजवान मलिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटेरिएट में और उनके भाई हैं, फिर फैज़ान हैं और इसके साथ साथ कश्मीर से एक ताल्लुक रखते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो हैं। एक और मेरे जहन में निकल गया, एक और कारकुन हैं, वो इस तरीके से 5-6 नंबर जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं। अलबत्ता अजहर मिशवानी साहब के 2 भाई जो हैं उनका अभी रहता है और उनकी भी रिहाई हो जाएगी, हमारी इत्तला के मुताबिक उनको भी रिहा कर दिया जाएगा और हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाए, मंडे से पहले पहले।
تو یہ بھی ایک اچھی علامتیں آ رہی ہیں، اچھے سائنز آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ ساری خبریں گڑبڑ ہیں ان کے لیے، جن کے لیے جو کہ چاہتے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کیا ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیا جائے گا، تو ان کے لیے یہ خبریں اچھی نہیں ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے جی، اب ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے، اور یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ یہ خبریں دے رہا ہے جاتی عمرہ کا کیمپ، اور جاتی عمرہ سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کے لوگ، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ اور مین ٹی وی چینلز کے لوگ وہ دے رہے ہیں، ان کے ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالہ وہ دے رہے ہیں یہ خبریں کہ برطانوی ہائی کمشنر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو پاکستان میں خاتون برطانوی ہائی کمشنر ہیں. تو یہ بھی ایک اور ان کے لیے مسئلے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو وہ کریں کیا. بہرحال جی، آگے دیکھیے یہ ہفتہ جو ہے وہ آنے والا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے پاکستان کے جو طلبہ ہیں، آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو ہدایات دے دی ہیں کہ وہ بھرپور قسم کی تیاریاں کریں اور 8 ستمبر کے جلسے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے وکلا ونگ کو بھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ بھی تیاری کریں اور 8 ستمبر کی تیاری کریں، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اور اس جلسے کے بارے میں. تو جو ہواؤں کا رخ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اور ہواؤں کا رخ وہ اب نون لیگ کے خلاف جاتا جا رہا ہے، جاتی عمرہ کے خلاف جا رہا ہے، اور اس حکمراں اتحاد کے خلاف جا رہا ہے. اور جو ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے، اور یہ کافی زیادہ پریشانیاں پائی جاتی ہیں ان سب کو کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. نواز شریف صاحب خاموش ہیں، مریم صاحبہ خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، اور انہیں اب کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ، کیونکہ ورنہ تو وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، لیکن ان کے لائک مائنڈڈ بول رہے ہیں. اور اب لائک مائنڈڈ جو ہیں ان کے ہم نوالا ہم پیالہ وہ دانشور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جناب نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، اور ان کا سامان پیک ہو چکا ہے. اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ بنتی ہیں یا کیا بنتا ہے. لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ بہت پہلے نواز شریف صاحب ملک سے جا چکے ہوتے، لیکن انہیں نہیں جانے دیا جا رہا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ فی الحال پاکستان میں ہی تشریف رکھیں. تو یہ معاملات ہیں، یہ خبریں ہیں. تو نواز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں، وہ انہیں جانے نہیں دیا جا رہا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو کئی آفرز کی گئیں، وہ آفرز انہوں نے قبول نہیں کی. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کیا ہوتا ہے. لیکن صورتحال جو ہے وہ حکمراں اتحاد کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.